नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूँ इस टुनबुम हार्मनी प्रीमियम के डेमोन्स्ट्रेशन में, जहाँ मैं टुनबुम हार्मनी प्रीमियम यह सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने प्रदर्शित करूँगा। टुनबुम हार्मनी प्रीमियम यह सॉफ्टवेयर 2D एनिमेशन प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी प्रचलित है। टुनबुम हार्मनी प्रीमियम दुनिया भर के एनिमेशन प्रोडक्शन हाउसेस और स्टूडियोज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ इसे 2D एनिमेशन फीचर फिल्म या टीवी सीरीज़ या फिर 2D और 3D के मिश्रण वाला कोई प्रोजेक्ट या 2D और लाइव एक्शन के मिश्रण वाला कोई प्रोजेक्ट और गेम एसेट डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टुनबुम हार्मनी को चलाते ही आप ऐसा वेलकम स्क्रीन देख सकते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, उसका आपके हार्ड डिस्क पर लोकेशन और आपके प्रोजेक्ट से संबंधित बाकी सभी बातें सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन या ब्रॉडकास्ट फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लो रिजोल्यूशन से लेके 8K UHD तक अपना प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन अपने प्रोजेक्ट के अनुकूल कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यह दाईं तरफ जो हार्मनी सीन फाइल्स पर आपने हाल ही में काम किया है, उसकी लिस्ट यानी सूची दिखाई देती है। यहाँ से मैं अपने डेमो सीन बस एक क्लिक करके आसानी से खोल सकता हूँ। टुनबुम हार्मनी में प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन के साथ-साथ आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कलर स्पेस मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर स्पेस मैनेजमेंट आपको अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही एक विशिष्ट कलर स्पेस कायम रखने के लिए मदद करता है। और अगर आप HDR यानी हाई डायनेमिक रेंज आधारित प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो टुनबुम हार्मनी आपको 32 बिट पर चैनल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में भी काम करने की योग्यता देता है। टुनबुम हार्मनी के हाई रिजोल्यूशन और HDR कलर स्पेस मैनेजमेंट जैसे ज़बरदस्त फीचर्स आपको अपने प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रूफ, जिसका अर्थ है कि भविष्य में नई तकनीक के साथ भी इस्तेमाल कर सकने वाला प्रोजेक्ट बनाने की योग्यता देते हैं। टुनबुम हार्मनी के यूजर इंटरफेस यानी इस सॉफ्टवेयर की अंगिक रचना की अगर हम बात करें, तो इसे भी आप अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी तरह सेट यानी रचित कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस, जिसे हम वर्कस्पेस भी कहते हैं, इसे सेट करने के बाद आप इसे सेव यानी सुरक्षित भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। अब अगर मुझे कोई और वर्कस्पेस में काम करना है, तो मैं उसे इस सूची से आसानी से चुन सकता हूँ। ठीक इसी तरह आप हार्मनी के प्रेफरेंस और कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी अपने अनुरूप सेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली अपने प्रोजेक्ट के सम्मिलित रख सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हुए आइए पहले देखते हैं हार्मनी का लाइब्रेरी फीचर। लाइब्रेरी हार्मनी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जहाँ से आप अपने हार्मनी में जो कुछ बनाएंगे, वो यहाँ एक्सपोर्ट यानी निर्यात कर सकेंगे, जिससे जो कुछ आपने एक्सपोर्ट किया है, वो आपके हार्ड डिस्क पे एक टेम्पलेट फाइल के स्वरूप में सुरक्षित हो जाएगा। लाइब्रेरी में आप कोई भी इमेज यानी चित्र, वीडियो यानी चलचित्र और साउंड यानी स्वर भी रख सकते हैं। और इसी वजह से अगर काम करते वक्त आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो आप आसानी से वो चीज़ टेम्पलेट के तौर पे अपनी हार्मनी फाइल में इंपोर्ट यानी आयात कर सकते हैं। मैं इस डेमो के लिए अपनी लाइब्रेरी से ही कई उदाहरण इस्तेमाल करने वाला हूँ, और अपने पहले उदाहरण के लिए मैं यह टेम्पलेट ऐसे अपने हार्मनी फाइल में आसानी से ला सकता हूँ। इस पहले उदाहरण के माध्यम से हम हार्मनी के ड्राइंग टूल्स यानी हार्मनी में जो चित्र बनाने के लिए औजार उपलब्ध है, उनके कुछ प्रमुख गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम हार्मनी में बिटमैप और वेक्टर दोनों प्रकार के चित्र आसानी से बना सकते हैं। जब आप अपने बिटमैप लेयर का चयन करते हैं, तो आप यहाँ टूल बार में देख सकते हैं कि कुछ ही टूल्स हमें उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि अब यह ब्रश बिटमैप मोड पर
यानी बिटमैप प्रणाली के स्वरूप में है। इस ब्रश के और गुणों को देखने के लिए हमें टूल प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें इस ब्रश के कई प्रॉपर्टीज जैसे कि साइज यानी आकार, फ्लो यानी कि भाव और ओपेसिटी यानी कि अपारदर्शिता और पहले से ही बनाए गए कई सारे अलग अलग तरह के ब्रशेस हमें प्रीसेट्स के तौर पर यहाँ उपलब्ध है। अगर हम और अंदर जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रश की कई और प्रॉपर्टीज हम यहाँ सेट कर सकते हैं जिससे हम इस ब्रश का स्वरूप अपनी आवश्यकता के अनुरूप बदल सकते हैं। यहाँ पर हमें अपने ब्रश के टिप यानी ब्रश की सिरे के लिए कई टेक्सचर्स यानी कि अलग अलग बनावट भी उपलब्ध है और अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्सचर बनाकर यहाँ इंपोर्ट यानी यहाँ पर लाकर संग्रहित कर सकते हैं। और अंदर गए तो यहाँ पर हम अपने पेन टैबलेट और माउस की प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं। अपने ब्रश टिप की बनावट के साथ साथ ब्रश की ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ड्यूअल टिप यानी कि ब्रश की दोहरी बनावट और पेपर टेक्सचर यानी कि पेपर की बनावट भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा, हार्मनी में आप जो कुछ भी सेट करते हैं वह आप अलग अलग फाइल के रूप में एक्सपोर्ट यानी निर्यात कर सेव कर सकते हैं यानी सुरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने बनाए हुए अलग अलग ब्रशेस अपने अन्य कलाकारों के साथ भी बांट सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्मोनी का बीटमैप ब्रश अन्य बीटमैप सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप के ब्रशेस जैसा ही काम करता है। जब आप बिटमैप ब्रश से बनाए गए चित्र को इस सिलेक्ट टूल से चुनते हैं तब हार्मनी इसे एक अखंड चित्र के रूप में ही चुनता है। अब आप इस चित्र को सिलेक्ट टूल की सहायता से छोटा बड़ा या किसी भी तरह परावर्तित कर सकते हैं। सिलेक्ट टूल का उपयोग करते वक्त आप अपने चित्र का पिवेट यानी कि आधार बिंदु अस्थायी तौर पर बदल भी सकते हैं और अगर आपको फिर से आधार बिंदु अपने चित्र के केंद्र में लाना है तो आप अपने चित्र को डिससिलेक्ट यानी अचयनित करके फिर से सिलेक्ट यानी चुन सकते हैं, जिसकी वजह से आपके चित्र का पिवेट फिर से केंद्र में आ जाएगा। जब हम वेक्टर लेयर सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे सारे टूल्स उपलब्ध है और ये सब टूल्स अब वेक्टर मोड पर है। अब जब हम ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज फिर से देखते हैं तो हमें दिखता है कि अब प्रॉपर्टीज और प्रीसेट्स वेक्टर ब्रश के अनुरूप है। अंदरूनी प्रॉपर्टीज में भी हमें वेक्टर ब्रश के अनुरूप कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ ब्रश टाइप में अब हमें सॉलिड वेक्टर और टेक्सचर्ड वेक्टर जैसे दो विकल्प दिख रहे हैं और यहाँ हमें स्मूदिंग के नाम से एक और नया विकल्प उपलब्ध है जो हमें स्मूथ यानी साफ रेखाओं वाला चित्र बनाने में मदद करता है और यह वेक्टर ब्रश की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। जब हम किसी वेक्टर चित्र पर सिलेक्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं तो अब हम इस चित्र के अलग अलग हिस्से भी चुन सकते हैं और जब हम इसी चित्र पर कंटूर एडिटर का इस्तेमाल करते हैं तो अब हम इस चित्र की हर एक रेखा जिन्हें हम ब्रश स्ट्रोक्स कहेंगे उनकी कंटूर यानी कि परिरेखा भी बदल सकते हैं और सेंटर लाइन एडिटर के इस्तेमाल से हम अपने ब्रश स्ट्रोक्स का आकार भी बदल सकते हैं। अगले उदाहरण में हम देख सकते हैं
कि बिटमैप ब्रश जैसा टेक्सचर वाला चित्र हम वेक्टर ब्रश से भी आसानी से बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम बिटमैप जैसा स्वरूप और वेक्टर प्रणाली से मिलने वाला नियंत्रण दोनों का लाभ वेक्टर ब्रश से ले सकते हैं। अगला वेक्टर ड्राइंग टूल जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का प्रॉपर्टीज में हम ब्रश टूल जैसा ही साइज, स्मूथिंग और कई प्रीसेट्स देख सकते हैं, लेकिन इन सबके साथ पेंसिल टूल में आप अपने पेंसिल स्ट्रोक का शुरुआत और अंतिम छोर किस तरह दिखेगा यह भी चुन सकते हैं। और अगर आप दो पेंसिल लाइंस एक दूसरे के साथ ज्वाइन यानी जोड़ते हैं तो वो जोड़ कैसे दिखेगा वह भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। पेंसिल की एक और विशिष्ट विशेषता यह है कि पेंसिल से बनाया गया चित्र चित्रित करने के बाद भी आप सिलेक्ट टूल का उपयोग करके उस चित्र की लाइंस यानी रेखाओं का स्वरूप बदल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आसानी से रेखाओं का स्वरूप पूरी तरह बदल सक रहा हूँ। अगले उदाहरण में हम देख सकते हैं कि वेक्टर ब्रश जैसा ही पेंसिल टूल भी हमें वेक्टर प्रणाली और बिटमैप टेक्सचर दोनों के लाभ देता है। और यहाँ भी सिलेक्ट टूल का उपयोग करके, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सिलेक्ट टूल का उपयोग करके हम इस चित्र के लाइन टेक्सचर हमारे मर्जी से बदल सकते हैं। हमारे अगले टूल का नाम है कटर टूल। कटर टूल हमें चित्र के अनचाहे भागों को अलग और साफ करने में मदद करता है। कटर टूल से आप अपने चित्र के अनचाहे भाग हैंड जेस्चर्स यानी हाथों की हरकतों से ही मिटा सकते हैं, या तो फिर चित्र के किसी भी भाग को सिलेक्ट करके अलग कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके चित्रों की सफाई का काम कटर टूल कितना आसान कर देता है। चित्र के सफाई की बात करें तो एक साफ चित्र बनाने के लिए आप हार्मनी के पेन स्टेबलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप अपने ड्राइंग टूल की स्टेबलाइजेशन यानी कि स्थिरता बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी चित्रित करेंगे वह एक साफ चित्र के रूप में चित्रित होगा। पेन स्टेबलाइजर के दो तरीके हैं, जिसमें कि पहला तरीका एवरेज नाम से है, जो कि आपके ड्राइंग टूल के हलचल का एवरेज यानी कि औसत लेकर आपके चित्र को साफ और स्वच्छ बनाता है। दूसरा तरीका है पुल स्ट्रिंग, जिसमें आप ड्राइंग टूल को एक धागे जैसा खींच सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्थिरता के साथ साथ अपनी लाइन की दिशा बदलने के लिए वक्त भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप शार्प एंगल यानी तीक्ष्ण कोणों के साथ एक स्वच्छ और साफ चित्र बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हार्मनी में आप किसी भी तरह का चित्र कितनी आसानी से बना सकते हैं। डेमो में आगे बढ़ते हुए हम पेपरलेस एनिमेशन की बात करेंगे। पारंपरिक 2D एनिमेशन और पेपरलेस एनिमेशन में बस इतना ही फर्क है कि पेपरलेस एनिमेशन में हम भौतिक माध्यमों की जगह सिर्फ हार्मनी सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करते हैं। किसी भी एनिमेशन को शुरू करने से पहले हमें स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक की ज़रूरत होती है। टून बूम का ही एक और सॉफ्टवेयर स्टोरी बोर्ड प्रो स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
स्टोरीबोर्ड प्रो में बनाया हुआ स्टोरीबोर्ड हम आसानी से हार्मनी के मूल फाइल फॉर्मेट के स्वरूप में निर्यात कर सकते हैं, यानी कि हम जो कुछ भी स्टोरीबोर्ड प्रो में बनाते हैं वह सब चीजें हमें हार्मनी के सीन फाइल में अपने आप उपलब्ध हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हार्मनी के एनिमेशन के लिए फिर से सीन तैयार करने की जरूरत नहीं होती और हमारे प्रोजेक्ट के निर्माण का समय काफी कम हो जाता है, जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक भी होता है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास पहले से ही एक एनिमेटिक का टेम्पलेट है जो कि मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा। एनिमेटिक की मदद से सबसे पहले हमारा काम है रफ कीज बनाना। रफ कीज यानी एनिमेशन के वक्त जो हम हमारे पात्र के लिए सबसे प्रमुख मुद्राएं कच्ची तौर पर बनाते हैं उन्हें रफ कीज कहा जाता है। अब अगर यहाँ पर आपको अपने एनिमेटिक का संदर्भ लेते हुए कुछ चित्रित करना है तो आप यह लाइट टेबल का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके संदर्भ की दिखाऊ तीव्रता कम हो जाती है, जिसकी वजह से संदर्भ लेते हुए भी चित्र बनाते वक्त आपको बाधा नहीं होती। मेरे पास पहले से ही रफ कीज का टेम्पलेट है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। हार्मनी में आप अपने एनिमेशन पर काम करने के लिए एक शीट और टाइमलाइन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। हार्मोनी का यह एक्सशीट एनिमेशन की पारंपरिक प्रक्रिया जहां पर एक्सशीट का उपयोग किया जाता है उसी पर आधारित है। जब आप अपनी एनिमेशन की लेयर चुन के एक्सशीट में देखते हैं तो आप यह बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कौन से फ्रेम पर कौन से चित्र का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर आप अपने कोई भी चित्र का सामयिक स्थान, जिसे हम फ्रेम बोलते हैं, बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से आप अपने चित्र की सामयिक लंबाई, जिसे हम एक्सपोजर कहते हैं, वह भी बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। एक शीट में आप अपने चित्रों यानी ड्राइंग्स को मार्क यानी चिन्हित भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ अपने सबसे प्रमुख चित्रों को यानी की ड्राइंग्स को की के रूप में मार्क कर सकते हैं और की के बाद जो महत्वपूर्ण ड्राइंग्स जिन्हें हम ब्रेकडाउन्स कहते हैं उन्हें ब्रेकडाउन के रूप में मार्क कर सकते हैं। मार्किंग के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेम्स पर अलग अलग रंग यानी कलर कोड्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी से हमारे की ड्राइंग्स और ब्रेकडाउन ड्राइंग्स का अंतर पता चलता है। ऐसे ही आप जब टाइमलाइन देखते हैं तो वहाँ भी आपको फ्रेम्स मार्क हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि आप एक शीट में जो कुछ करते हैं वह टाइमलाइन में भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप थंबनेल देख सकते हैं और अपने ड्राइंग की फ्रेम और एक्सपोजर भी बदल सकते हैं। अपने एनिमेशन पर काम करते हुए आपको जिस चित्र पर काम कर रहे हैं उसके पहले और उसके आगे के चित्र कभी-कभी देखने की जरूरत पड़ती है, जिस प्रक्रिया को हम ऑनियन स्किन भी कहते हैं। हार्मनी में जब हम ऑनियन स्किन का उपयोग करते हैं तब हम यहाँ टाइमलाइन से ऑनियन स्किन की रेंज यानी हमारे पिछले और आगे के चित्रों की संख्या बदल सकते हैं। और अगर आप एडवांस ऑनियन स्किन का उपयोग करते हैं तो यहाँ से आप सिर्फ अपने मार्क किए हुए की और ब्रेकडाउन ड्राइंग्स भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो सिर्फ की या ब्रेकडाउन ड्राइंग्स बाकी अन्य ड्राइंग्स के बिना पृथक तौर पर देख सकता हूँ। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहे तो कुछ ही चुने हुए फ्रेम्स के ड्राइंग्स पृथक तौर पर आप यहाँ से अपने ऑनियन स्किन में देख सकते हैं। एनिमेशन के साथ साथ हार्मनी में बैकग्राउंड और लेआउट पर काम करने वाले कलाकारों के लिए भी एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव गाइड्स, जिसके उपयोग से आप बैकग्राउंड पर काम करते वक्त उसका पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य की अचूकता बनाए रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इस उदाहरण में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव दोनों प्रकार के पर्सपेक्टिव गाइड का लाभ ले सकता हूँ। यहाँ पर आप मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव यानी कि कई प्रकार के पर्सपेक्टिव जैसे कि 1 पॉइंट से लेके 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसे गाइड एक साथ उपयोग में ला सकते हैं और आपके हिसाब से जो भी पर्सपेक्टिव गाइड्स आप बनाते हैं उनको आप एक अलग अलग फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं।
जिसे आगे आप अपने अन्य कलाकारों के बीच बांट सकते हैं, जो कि एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी उपयोगिता है। रफ एनिमेशन के बाद हमारा अगला पड़ाव होता है हमारे रफ ड्राइंग्स को साफ और स्पष्ट करना, जिसे क्लीनअप कहा जाता है। मैं यहाँ फिर से अपने लाइब्रेरी से क्लीनअप के लिए उदाहरण का उपयोग करूंगा और हमारा क्लीनअप कुछ ऐसा दिखता है। क्लीनअप के बाद हमारा अगला कदम होता है इंक एंड पेंट, जहाँ पर हम हमारे चित्रों में रंग भरते हैं। हमारे चित्रों को रंगित करने के लिए हमें हमारे इस पात्र का एक रंगीत चित्र रेफरेंस यानी संदर्भ के रूप में आवश्यक है, जिसके लिए हम यह रेफरेंस व्यू का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप अपने लाइब्रेरी से या कहीं और से लिए गए संदर्भ चित्र यानी कि रेफरेंस इमेज का प्रयोग अपने क्लीनअप ड्राइंग्स के इंक एंड पेंट के लिए कर सकते हैं। रेफरेंस व्यू में आप हार्मनी में ही बनाई गई या इंटरनेट से या फिर कहीं और से लाई गई इमेज डाल सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि हार्मनी का यह रेफरेंस व्यू बिटमैप और वेक्टर दोनों ही प्रकार की इमेजेस का प्रयोग कर सकता है। यहाँ आप एक से ज्यादा इमेजेस भी ला सकते हैं और उन अलग अलग इमेजेस का यही से उपयोग भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पेन टूल के इस्तेमाल से अपने चित्र को पेंट करने जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह रेफरेंस व्यू में जाते ही मेरा पेन टूल अपने आप पिकर टूल में बदल जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने इस रेफरेंस इमेज से कोई भी कलर आसानी से उठा सकता हूँ यानी पिक कर सकता हूँ। क्योंकि यह रेफरेंस इमेज हार्मनी में ही बनाई गई है, मैं यहाँ से जो भी कलर पिक करता हूँ वह मैं यहाँ हार्मनी के कलर पैलेट में भी देख सकता हूँ। हार्मनी में आप अपने प्रत्येक चित्र के लिए विशिष्ट कलर पैलेट बना सकते हैं, जहां आप अपने चित्र में इस्तेमाल होने वाले रंगों को इन कलर पॉट के रूप में रख सकते हैं और इनका उपयोग करके अपने चित्रों को आसानी से पेंट कर सकते हैं। इंक एंड पेंट करते वक्त हार्मनी में आप हार्मनी के आर्ट लेयर्स नाम की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं, जिसके प्रयोग से आप अपने चित्र की बाहरी रेखाओं और उनके भीतर के रंगों को पृथक यानी सेपरेट तौर पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन आर्ट लेयर में इस चित्र की सिर्फ रेखाएं मौजूद है और कलर आर्ट लेयर में सिर्फ कलर्स ही मौजूद है। अब यहाँ पर मैं रेफरेंस व्यू से कोई भी कलर पिक करके इस तरह आसानी से पेंट कर सकता हूँ। अगर आपको एक साथ ही कई चित्रों को पेंट करना है, तो आप अपने पेंट टूल की इस विशिष्ट सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मैं इस चित्र को पेंट करता हूँ, तो इस चित्र के आगे और पीछे वाले चित्र अपने आप पेंट हो रहे हैं, जो कि हार्मनी की एक बहुत अच्छी और बड़ी उपयोगिता है। आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे हार्मनी में एक साथ ही कई चित्रों को पेंट करने की सुविधा आपके प्रोडक्शन की लागत बहुत ही कम कर सकती है। इंक एंड पेंट के बाद हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा दिखता है। हार्मनी के कलर्स की एक खास विशेषता है, जहां हार्मनी का हर एक कलर पैलेट और कलर पॉट अपने एक विशिष्ट पहचान के साथ होता है, जिसे हम यूनिक कलर आईडी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप इस कैरेक्टर का कोई भी कलर बदलना चाहे, तो आप बहुत आसानी से यह कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके एनिमेशन चलते वक्त भी कलर बदल सकते हैं, जो कि एक कलाकार के लिए काफी मददगार साबित होता है। यूनिक कलर आईडी की मदद से अगर आप अपने कैरेक्टर की कलर स्कीम यानी रंग योजना भी बदलना चाहे, तो बड़े आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आपको इस कैरेक्टर के लिए रात के समय के लिए थोड़े गहरे रंग चाहिए, तो आप यहाँ आसानी से यहाँ कलर पैलेट को क्लोन यानी नकल बनाकर, जिसका नाम हम नाइट पैलेट रखेंगे, उसे यह ऐसा अरेंज करके यहाँ से हम आसानी से सारे कलर्स सिलेक्ट करके इसे कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो फिर अपने हिसाब से हम कलर बदल सकते हैं। अब अगर आपको अपने एक पैलेट से दूसरे पैलेट पर जाना है, तो आप बड़े आसानी से इस बटन के जरिए उन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं।
यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर आपको प्रोडक्शन के बीच में कलर स्कीम बदलने की जरूरत पड़े तो आपको हार्मनी की यह विशेषता कितनी मददगार साबित हो सकती है, जिसके चलते हुए आप अपने प्रोडक्शन का कीमती समय बहुत ज्यादा स्तर पर बचा सकेंगे, जिससे आपको प्रोडक्शन से और ज्यादा लाभ मिल सकेगा। आइए अब देखते हैं कि हार्मनी में कौन से तरह की फाइल्स इंपोर्ट यानी कि आयात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने स्कैनर से सीधा हार्मनी में इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं, और यह करते वक्त हार्मनी आपको इमेज को वेक्टराइज करने की भी उपलब्धता देता है। आगे आप देख सकते हैं कि कई तरह के इमेजेस, 3D मॉडल्स जो आपने 3D सॉफ्टवेयर में बनाए हैं, मूवीज और वीडियोस, साउंड, एडोब के SWF और इलस्ट्रेटर फाइल्स, ऐसे कई चीजें हार्मनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। इमेजेस में अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे फाइल फॉर्मेट्स आप हार्मनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप फोटोशॉप में अलग अलग परतों से बनाया गया चित्र, जिसे हम मल्टी लेयर्ड इमेज भी कहते हैं, उसे भी सीधा प्रयोग में ला सकते हैं, जिसकी वजह से हार्मनी में लाने के बाद भी आप उस चित्र की अलग अलग लेयर पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो यह चित्र उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, यह फोटोशॉप में ही बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि इसकी अलग अलग लेयर्स यहाँ भी उपलब्ध है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो इन पर अलग अलग स्तर पर काम कर सकता हूँ। हार्मनी की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि आपको यहाँ एक वास्तविक 3D स्पेस उपलब्ध होती है, जिसकी वजह से आप अपने मल्टी लेयर्ड इमेज की अलग अलग लेयर अलग अलग गहराई पर लगा सकते हैं। अब अगर आप इस इमेज के साथ कैमरा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैमरा लेकर इस कैमरे को एनिमेट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कैमरा के पास वाली लेयर्स दूर वाली लेयर्स की तुलना में ज्यादा गति से हिलती है, जो कि हार्मनी के 3D स्पेस के प्रयोग का प्रभाव है, जिसे हम लंबन यानी पैरेलैक्स भी कहते हैं। जब आप इस कैमरे की हलचल 3D स्पेस में देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हमारी इमेज और इसके लेयर एक ही जगह पर है, जबकि कैमरा खुद 3D स्पेस में हलचल कर रहा है। इस व्यवस्था को हम मल्टीप्लेन कैमरा कहते हैं, जो कि पारंपरिक एनिमेशन की इसी नाम की प्रक्रिया पर आधारित है। पेपरलेस एनिमेशन के बाद आइए हम एनिमेशन की एक और तकनीक, जिसे हम कटआउट एनिमेशन कहते हैं, उसे भी देखते हैं। पेपरलेस एनिमेशन में हम अपने कैरेक्टर की अलग अलग मुद्राएं यानी कि पोजेस चित्रित करते हैं, जबकि कटआउट एनिमेशन में हम अलग अलग पोजेस की ड्राइंग बनाने के बजाय अपने कैरेक्टर के अलग अलग शारीरिक भागों को लेकर एक कठपुतली यानी कि पपेट रिग बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को कटआउट एनिमेशन में रिगिंग कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ इस उदाहरण में देख सकते हैं, इस कैरेक्टर के शरीर का हर एक भाग अलग अलग है, और इन भागों को एक विशिष्ट क्रम में रचाकर एक रीग बनाई गई है, और अब इसे कोई भी एनिमेटर कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आसानी से कोई भी नया चित्र बनाने बिना इस तरह अलग अलग पोजेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस रीग की रचना को अच्छे से समझने के लिए आइए हम नोड व्यू की तरफ जाते हैं। हार्मनी में आप जो कुछ भी बनाते हैं वह हर एक चीज यहाँ नोड व्यू में आपको एक नोड के रूप में दिखती है, जहाँ से फिर आप इन अलग अलग नोड्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक नोड का जाल यानी कि नोड नेटवर्क बना सकते हैं, जो फिर आपको रिगिंग और कंपोजिटिंग के वक्त काम में आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर के अलग अलग भाग एक विशिष्ट अनुक्रम में एक दूसरे के साथ जोड़कर एक रीग बनाया गया है। रीग के साथ काम करते हुए अगर आपको किसी चीज के अलग अलग ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, तो आप पहले से ही बनाए गए अलग अलग ड्राइंग्स यहाँ ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन विंडो से ले सकते हैं। हार्मनी में आप जो भी ड्राइंग बनाते हैं वह सारे ड्राइंग्स यहाँ ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन विंडो में सुरक्षित रहते हैं, और फिर आपको जब भी किसी ड्राइंग की जरूरत पड़े तो यहाँ से वह ड्राइंग आप आसानी से मात्र क्लिक करके अपने एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपने पपेट ट्रिक की किसी हिस्से का ड्राइंग बदले बिना आकार बदलना है, तो हार्मनी में डिफॉर्मर श्रेणी के टूल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कैरेक्टर की उंगली मोड़ना चाहूँ तो मैं यहाँ बोन डिफॉर्मर नाम का टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि ठीक हमारे शरीर की हड्डियों की तरह सिर्फ इन जोड़ों की जगह से घूमता है।
जिसकी वजह से हम इस कैरेक्टर की उंगली इसका ड्राइंग बदले बिना ही मोड़ सकते हैं। इसी तरह इसके अंगूठे पर आप एक और तरह का डिफॉर्मर देख सकते हैं जिसे कर्व डिफॉर्मर कहते हैं, और इसे आप अपने हिसाब से कहीं से भी मोड़ सकते हैं। अगला डिफॉर्मर है एनवलप डिफॉर्मर, जिसके उपयोग से आप किसी भी ड्राइंग का पूरा आकार बदल सकते हैं। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखता है कि जब हम इस ड्राइंग का आकार इस एनवलप डिफॉर्मर के जरिए बदलते हैं तो इस ड्राइंग का टेक्सचर भी बदले हुए आकार के हिसाब से सही तरीके से बदलता है, और यह संभव हो रहा है क्योंकि यहाँ हम एनवलप डिफॉर्मर के साथ वेटेड डिफॉर्म नाम का डिफॉर्मर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमें कोई भी टेक्सचर वाले ड्राइंग का आकार टेक्सचर के साथ उचित रूप से बदलने की क्षमता देता है। हार्मनी में आपको ऐसे और कई प्रकार के डिफॉर्मर उपलब्ध हैं जिनका आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस कैरेक्टर का कान डिफॉर्म करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर के कान की बाली कान के डिफॉर्मेशन के हिसाब से खुद डिफॉर्म हुए बिना उचित तरीके से हिल रही है, और यह संभव हो रहा है कैनेमेटिक आउटपुट नाम के नोट के प्रयोग से। कैनेमेटिक आउटपुट आपको आपके कैरेक्टर के किसी भी हिस्से का आकार, घुमाव और जगह किसी डिफॉर्म हो रहे हिस्से के अनुरूप बदलने की क्षमता देता है। आइए अब हमारा अगला उदाहरण देखते हैं। इस रिग में हमने हार्मनी के कंस्ट्रेंट नोट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको अपने ड्राइंग्स का आकार और भी कई अलग अलग तरीके से बदलने की क्षमता देते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले इस कैरेक्टर के हाथ का पोज बनाते वक्त फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का तरीका यानी कि कैरेक्टर के हाथ के ऊपरी हिस्से से शुरुआत की थी, ठीक उसके उल्टा हम यहाँ इस कैरेक्टर के पैर की पोज बनाने के लिए इसके पाँव से शुरुआत कर सकते हैं, और इसी तरीके को इनवर्स काइनेमेटिक्स कहा जाता है, जो हम कंस्ट्रेंट नोट के प्रयोग से बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आइए हम देखते हैं कि हार्मनी में हम कटआउट एनिमेशन के लिए पहले से ही बनाए गए पोज के टेम्पलेट्स, जिन्हें हम पोज टेम्पलेट्स कहते हैं, और पहले से ही बनाया गया एनिमेशन का टेम्पलेट जिसे हम एक्शन टेम्पलेट कहते हैं, इन दोनों का पुनः प्रयोग कितने आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हमारे लाइब्रेरी में हमें इस कैरेक्टर का एक पोज टेम्पलेट दिख रहा है जो हम यहाँ पर ऐसे आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में हमें इस कैरेक्टर का ही एक अलग एनिमेशन का टेम्पलेट यानी एक्शन टेम्पलेट भी उपलब्ध है, और अब अगर आपको इस एक्शन टेम्पलेट का प्रयोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे कैरेक्टर पर करना है तो आप बड़े आसानी से इस एक्शन टेम्पलेट को इस कैरेक्टर पर ऐसे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर अब चलने लगा है, और आप इसे स्क्रीन की एक छोर से दूसरे छोर तक चलाना चाहते हैं तो आप आसानी से इस कैरेक्टर को इस जगह रखकर एक की तैयार करके और फिर दूसरी छोर पर रखकर एक की तैयार करके मात्र इन दो की इस्तेमाल से ऐसा एनिमेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हार्मनी में आपको कोई भी पोज या एनिमेशन बार बार इस्तेमाल करना हो तो कितनी आसानी से आप इन सब का पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इस एनिमेशन की एक और बात अगर आप गौर से देखें तो आपको इस कैरेक्टर के बाल और इसका कमर बंद की हलचल इसके चलने के अनुरूप होते हुए दिख रही है, जिसे हम फॉलो थ्रू एनिमेशन भी कहते हैं। और यहाँ यह फॉलो थ्रू एनिमेशन हमने खुद अपने हाथ से ना बनाते हुए हार्मनी के डायनेमिक स्प्रिंग नामक नोड के उपयोग से प्राप्त किया है, जिसके प्रयोग से इस तरह के फॉलो थ्रू एनिमेशन हार्मनी हमें खुद ब खुद बनाकर दे सकता है, जो कि हार्मनी के कई उपलब्धताओं में से एक और बढ़िया साधन है। एनिमेशन के बाद जब आपको कैरेक्टर के संवाद यानी डायलॉग के साथ कैरेक्टर के होठों को मिलाना हो, जिसे हम लिप सिंक भी कहते हैं, तो आप यह बहुत आसानी से हार्मनी में कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास पहले से ही एक डायलॉग रिकॉर्ड किया हुआ है, और जब आप इस डायलॉग की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो आपको यह डिटेक्ट का बटन दिखता है, जिसके प्रयोग से हार्मनी हमारे डायलॉग के हिसाब से होठों की मुद्राएं खोजता है, जिन्हें हम फिर इस मैप बटन के इस्तेमाल से हमारे कैरेक्टर पर लगा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हार्मनी हमारे कैरेक्टर्स के लिप सिंक उनके डायलॉग के अनुसार कितनी आसानी से बनाने की क्षमता देता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन विंडो से काफी आसानी से आपके कैरेक्टर्स की लिप सिंक आप आपके हिसाब से और सुधार सकते हैं।
जब आप हार्मनी के नोड व्यू और सारे रिगिंग टूल्स के साथ अच्छे से परिचित हो जाते हैं, तब आप अपने हिसाब से और विकसित तरीके इस्तेमाल करके अपने कैरेक्टर्स की रिग बना सकते हैं। यहाँ ऐसा ही एक उदाहरण हम देखेंगे जिसे हार्मनी में 360 रिगिंग नाम के तकनीक से बनाया गया है, जहाँ पर हम हार्मनी के अलग अलग डिफॉर्मर्स और मास्टर कंट्रोलर नामक हार्मनी की एक विशिष्ट कार्यक्षमता का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं इस कैरेक्टर की आंख हिलाता हूँ तो यह कितनी सरल और सुचारू तरीके से हिलती है। ऐसे ही जब मैं इस कैरेक्टर के होंठों को हिलाता हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और निर्बाध तरीके से हम यह कर सकते हैं। और अगर अब मैं इस कैरेक्टर की गर्दन हिलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी सरल और निर्बाध और सुचारू रूप से इस गर्दन की हलचल हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह सारा परिणाम जो हमें 360 रिग के उपयोग से मिलता है, इसके लिए हमें पहले से ही कई सारे की पोजेस बनाने पड़ते हैं, जिन्हें फिर हार्मनी मास्टर कंट्रोलर की मदद से सरल और सुचारू रूप से इस्तेमाल करने की क्षमता हमें देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हार्मनी की रिगिंग और कटआउट एनिमेशन की कई सारी तकनीकों का प्रयोग करके आप कितनी सरलता से और तेजी से किसी भी प्रोडक्शन को पूरा कर सकते हैं। एनिमेशन के बाद प्रोडक्शन में आपका अगला पड़ाव होता है कंपोजिटिंग, जहां हम हमारे सीन के कैरेक्टर्स और बाकी सारे हिस्सों को समेकित करके उन पर इफेक्ट लगाकर उन सब का संयोजन करते हैं। हार्मनी एक सॉफ्टवेयर के तौर पर सिर्फ एनिमेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि हार्मनी में हम एक पूरा प्रोडक्शन शुरुआत से लेकर अंत तक बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हार्मनी में कंपोजिटिंग के लिए भी काफी सारी सुविधाएं और तकनीक हमें उपलब्ध है। जब हम हार्मनी की नोड लाइब्रेरी देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सारी नोड्स यहाँ पर आपको उपलब्ध है। और अगर आप चाहे तो आप यहाँ हार्मनी के पार्टिकल सिस्टम के साथ भी काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। यहाँ इस उदाहरण में जब हम इस फ्रेम को रेंडर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नाम लिखे हैं वह एकदम साधारण दिख रहे हैं, और यह इसलिए है क्योंकि हम यहाँ कोई इफेक्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आइए अब हम इस रेंडर को यहाँ ऐसे स्नैपशॉट के रूप में सुरक्षित करते हैं। यहाँ हम कुल 5 स्नैपशॉट्स सुरक्षित रख सकते हैं। अब जब मैं इस फ्रेम के इफेक्ट्स यहाँ नोड व्यू से सक्रिय यानी एक्टिवेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रेंडर व्यू में अब यह लिखे हुए नाम कितने अच्छे इफेक्ट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस इफेक्ट ग्रुप के अंदर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि यह इफेक्ट कुछ चंद नोट्स के इस्तेमाल से ही बहुत सरल प्रक्रिया से प्राप्त किया गया है। आगे बढ़ते हुए जब हम इस फ्रेम को इफेक्ट के बिना देखते हैं तो यह कुछ ऐसा दिखाई देती है, और जब हम यहाँ इसके इफेक्ट एक्टिवेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी सुंदर लाइटिंग में हमें दिख रही है। अब इस उदाहरण में हमारा कैरेक्टर बिना किसी इफेक्ट के देख सकते हैं, और जब हम इसके इफेक्ट एक्टिवेट करते हैं तब आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस बढ़िया लाइटिंग की वजह से उठकर दिख रहा है। और अगर आप इस इफेक्ट ग्रुप के अंदर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाईलाइट और टोन जैसी साधारण नोट्स के इस्तेमाल से ही हमने यह इफेक्ट प्राप्त किया है। हाईलाइट और टोन जैसी नोट्स को एक मैट यानी एक आकृति की जरूरत होती है, जो कि आप एक तो खुद बना सकते हैं या तो फिर यहाँ दिख रहे हैं अप्लाई पिक ट्रांसफॉर्मेशन नोड का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई पिक ट्रांसफॉर्मेशन नोड आपको आपके कैरेक्टर का एक ऐसा प्रतिरूप बनाने देती है यानी डुप्लीकेट बनाने देता है, जो कि आपके कैरेक्टर के एनिमेशन का अनुकरण करती है। साथ साथ आपके कंप्यूटर के प्रसंस्करण यानी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पर भी हल्का होता है, और फिर इसे आप इन हाईलाइट और टोन नोट्स के साथ मैट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले उदाहरण पर जाते हुए जब हम इस फ्रेम को बिना किसी इफेक्ट्स के रेंडर करते हैं तो यह कुछ ऐसा दिखाई देती है, और जब हम इसका पहला इफेक्ट एक्टिवेट करते हैं तो हम यहाँ ऐसे कुछ सुहाने पार्टिकल्स देख सकते हैं। हार्मनी के पार्टिकल सिस्टम के प्रयोग से आप अपने हिसाब से किसी भी तरह के पार्टिकल्स बना सकते हैं और उनका हार्मनी के 3D स्पेस के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हार्मनी की एक और बहुत बड़ी उपलब्धता है। अब जब हम इस कैरेक्टर का अगला इफेक्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस कैरेक्टर का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हार्मनी के इफेक्ट्स बनाते वक्त आप सरल से सरल और जटिल से जटिल यानी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हार्मनी में आप कैसे आसानी से कोई भी इफेक्ट नोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैरेक्टर को जूम करते हुए थोड़ा नजदीकी से जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि इस कैरेक्टर की आउटलाइन पर टेक्सचर लगा है, और अब अगर हमें इस टेक्सचर को एनिमेट करना है
तो हम इस एनिमेट पेंसिल टेक्सचर नामक नोड की मदद से बड़े आसानी से यहाँ इस नोड को बस कनेक्ट करके ही लाइन टेक्सचर एनिमेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ रेंडर व्यू में देख सकते हैं, हमारे कैरेक्टर के आउटलाइन का टेक्सचर अभी अच्छे से एनिमेट हो रहा है। इसी तरह हम किसी भी नोट का एक टेम्पलेट बनाकर उसे भी जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए अगर हम किसी नोट को कस्टमाइज करके यानी कि उस नोट की अलग अलग प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्म की संख्याएं अपने हिसाब से बदल के भी उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ इस बोके ब्लर नोट का उपयोग कर रहे हैं, जिसका टेम्पलेट मैंने पहले से ही अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनाया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड बोके ब्लर नोट के इस्तेमाल से कितना बेहतर दिख रहा है। आगे बढ़ते हुए अब हम हार्मनी के 3D से संबंधित विशेषताएं देखते हैं, जिसके लिए मैं यह दूसरी सीन फाइल इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ इस सीन फाइल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ कैरेक्टर को छोड़कर यह सारा का सारा सीन 3D में बनाया गया है। इसका मतलब है कि आप अपने सीन की आवश्यकता के अनुसार लगने वाली चीजें किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में बनाकर उन्हें हार्मनी सीन में ला सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। या आप यह भी देख सकते हैं कि हार्मनी में ही बनाए गए इस 360 रिग को जब हम 3D बैकग्राउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कितनी अच्छी तरीके से यह एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और जैसे कि पूरा सीन 3D में ही बनाया गया हो। अगर आपको इस 3D बैकग्राउंड के किसी भी हिस्से में बदलाव लाना हो तो वह भी आप हार्मनी में ही रहते हुए बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस सोडा कैन को हम कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर आप एक ही कंप्यूटर पर हार्मनी के साथ साथ आपका 3D सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में आप हार्मनी में ही अपना पूरा सीन 3D के साथ रेंडर भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने सीन का 3D वाला हिस्सा 3D सॉफ्टवेयर में अलग से रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह आप अपना अमूल्य प्रोडक्शन टाइम बहुत बड़े स्तर पर बचा सकेंगे। आइए अब देखते हैं हार्मनी के एक्सपोर्ट मेन्यू में हमें काम को निर्यात करने के लिए क्या क्या विकल्प यानी ऑप्शंस उपलब्ध है। मूवी नाम का ऑप्शन हमें हार्मनी सीन अलग अलग वीडियो फॉर्मेट में निर्यात करने देता है, जिससे हम अपने सीन का वीडियो आसानी से बना सकते हैं। हार्मनी से हम अपना एनिमेशन जिफ और SWF फॉर्मेट में भी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। OpenGL फ्रेम्स वाला ऑप्शन हमें अपना काम करते वक्त स्क्रीन पर जो जैसा वास्तविक तौर पर रेंडर किए बिना दिखता है उसी रूप में एक वीडियो एक्सपोर्ट करने देता है और इसका इस्तेमाल हम अपने एनिमेशन का तत्काल पूर्वावलोकन यानी कि क्विक प्रीव्यू बनाने के लिए करते हैं। हार्मनी में हम ऑडियो और लेआउट इमेजेस भी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम नोड व्यू में देखें तो यह राइट नाम का नोड, जिसका उपयोग हम हमारे सीन को कई अलग अलग प्रकार के इमेज फॉर्मेट्स और वीडियो फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप यह EXR फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं तो आप अपना सीन यहाँ 32 बिट वाले विकल्प के इस्तेमाल से HDR फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि टून बूम हार्मनी कैसे हमें अपने एनिमेशन प्रोडक्शन को बड़ी आसानी और अपनी पूरी कार्यक्षमता के साथ पूरा करने में मदद करता है। इस डेमो को समाप्त करने से पहले मैं आपको टून बूम हार्मनी के ही वेबसाइट पर लर्निंग पोर्टल से भी परिचित कराना चाहता हूँ, जहाँ पर आप टून बूम के सभी सॉफ्टवेयर का सरल कोर्सेस के रूप में अभ्यास कर सकते हैं। इसी वेबसाइट के कम्युनिटी पेज पर आपको टून बूम के सारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करने के लिए लिंक्स भी मिल जाएंगी। आशा करता हूँ कि यह डेमो आप सभी को पसंद आया हो और इसी के साथ मैं प्रशांत आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज्ञा लेता हूँ। आप सभी अपना और अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। नमस्कार।